नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीयूष जैन के बाद अब कन्नौज में इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर का छापा, जांच में जुटी टीम। कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार जारी, 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को किया ढेर। मुंबई दिल्ली फिर बना कोरोना का हॉटस्पॉट, राजधानी में आए 1313 नए मामले, तो वहीं मुंबई में 3671 लोग हुए संक्रमित। दिल्ली में डॉक्टरों ने वापस ली हड़ताल, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी से थे नाराज। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने दी बेवजह घर से ना निकलने की सलाह। कन्नौज शहर के इत्र कारोबारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां मिले भारी कैश के बाद अब सपा एमएलसी आईटी की टीमों ने छापा मारा है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन अखिलेश यादव के करीबी हैं और हाल ही में उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। आज अखिलेश यादव कन्नौज में प्रेस वार्ता करने आ रहे थे। उनके आने से पहले शुरू हुई कार्रवाई को लेकर हलचल बढ़ गई। वहीं एमएलसी इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है। ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज में प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही भाजपा सरकार ने सपा एमएलसी पंपी जैन के यहां छापा मारकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। भाजपा का डर और बौखलाहट साफ है, जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। उधर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित आवासों से मिली 197 करोड़ रुपए की नकदी को सीज कर डीजीजीआई ने शिखर पान मसाला के मालिक प्रदीप अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन से उनके कारोबारी रिश्तों की जांच भी शुरू कर दी है। बीते वर्षों के दौरान इसके बीच हुए कारोबार की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच एजेंसी यह पता कर रही है कि इसके बीच कितने साल से कारोबार जो है वो चल रहा था, ट्रांसपोर्ट की इसमें क्या भूमिका है, कितने ट्रकों से कर चोरी या कैश इधर उधर किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी नागरिक समेत 9 आतंकी मारे गए हैं। सेना, सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस ने मिलकर पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग जगह पर मुठभेड़ में इन आतंकियों का सफाया किया। वहीं इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी और 1 सीआरपीएफ जवान भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी अनंतनाग, कुलगांव और पंत चौक इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारे गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मामले के बारे में बताते हुए कहा है कि आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कुलगांव जिले के मीर हमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी थी। दूसरी मुठभेड़ अनंतनाग जिले के दुरू के नौगाम शहबाद में हुई। सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई। उन्होंने कहा कि गोलाबारी के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दूसरी जो मुठभेड़ हुई है वो अनंतनाग जिले के दुरू के नौगाम शहबाद में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई। वहीं पंथ चौक पर एक संदिग्ध को पकड़ने गए जवानों पर भी आतंकियों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर प्रशासन से लेकर लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों में कोविड के बढ़े मामलों में दोगुनी बढ़ोतरी से देश में तीसरी लहर की आशंका गहरा गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार
30 दिसंबर को पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 13,154 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो बुधवार की तुलना में 43% ज्यादा है। वहीं देश के दो प्रमुख शहरों मुंबई और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई दिल्ली एक बार फिर कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 3,671 नए मरीज मिले, तो दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा यानी कि 1,313 केस दर्ज किए गए हैं। मुंबई में लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए कल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने जो है एक रिपोर्ट और निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके सख्त से सख्त कार्रवाई करके लोगों को घर में रहने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी हड़ताल जो है खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दोपहर 12 बजे के बाद हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दिल्ली डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा है कि मंत्री जी से मुलाकात के बाद उन्हें आश्वासन मिला है और उनके बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला भी किया गया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा था। प्रोडा प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 नवंबर को प्रदर्शन शुरू किया गया था, क्योंकि नीट काउंसलिंग में देरी हुई। दोबारा 14 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। हमने सुप्रीम कोर्ट मार्च करने का फैसला लिया, लेकिन डॉक्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई। कल रात हमारी मीटिंग ज्वाइंट सीपी के साथ हुई, जिससे पहले मंत्री जी ने मुलाकात करके भी निदान जो है निकालने की भी बात कही थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 तारीख को नीट की काउंसलिंग डेट की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने ये फैसला लिया क्योंकि मरीजों को भी परेशानी हो रही थी। आज 12 बजे के बाद स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। अगर 6 तारीख को डेट नहीं मिलती है तो दोबारा मीटिंग करेंगे। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन ने सोमवार को उस वक्त तूल पकड़ लिया जब दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच झड़प हो गई थी, जिससे कई लोग भी घायल हुए थे। मामला ज्यादा तूल पकड़ता तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की। हालांकि बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ रेजिडेंट डॉक्टरों से मुलाकात कर पुलिस की अभद्रता के लिए खेद भी जताया था, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार इतना काफी नहीं था। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर फिर से शुरू हो गया है। इस कड़ी में राजधानी दिल्ली में बृहस्पतिवार की सुबह 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन की दूसरी सबसे सर्द सुबह रही। इससे पहले 20 दिसंबर को पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का था। हिमालय की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को बेवजह घर से ना निकलने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेंद्र जेनामणि के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के पर कोहरे की वजह से जो है ज्यादा सर्द बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ठंड का सितम जो है वो लोगों पर जारी रहेगा। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। तमिलनाडु कुन्नूर में हुए सैन्य विमान दुर्घटना मामले में गठित जांच टीम 31 दिसंबर यानी कि आज रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। टीम का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डाटा के आधार पर विश्लेषण कर जांच प्रक्रिया चल रही है और वही वायुसेना ने कहा है कि मामले की जांच रिपोर्ट दाखिल करना बाकी है। इस हादसे में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी और 11 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हादसे के बाद सरकार ने इसकी 3 पक्षीय जांच के आदेश दिए थे। बाद में हादसे में जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच भारतीय वायुसेना के अधिकारी और देश के सबसे उम्दा हेलीकॉप्टर पायलट रहे एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी और भारतीय नौसेना कर रही है। कुछ दिन पहले इस घटना के चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए थे जो तमिलनाडु नीलगिरी में दुर्घटना स्थल के बेहद करीब मौजूद थे। जांच दल ने हादसे के अगले दिन से ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। सूत्र ने बताया कि जांच टीम ने चश्मदीदों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनमें से कुछ ने अपना बयान बदल दिया। 8 दिसंबर को हुई इस दुर्घटना के बाद से सोशल मीडिया पर इस हादसे के पीछे साजिश और अन्य तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। इसके बाद वायुसेना ने ट्वीट कर कहा कि इस दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई है। यह जांच तेजी से चल रही है और कोशिश है कि दुर्घटना के पीछे की वजह का पता जल्द से जल्द लगाया जाए। तब तक के लिए उचित होगा कि लोग किसी तरह की कयासबाजी से बचें। यह हादसे के शिकार हुए लोगों के लिए सम्मान होगा। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए इंडिया गेट समेत नई दिल्ली के कई इलाकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए नए वर्ष के पहले दिन सुबह 10 बजे के बाद इंडिया गेट पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। इंडिया गेट पर निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए आम लोगों के लिए भी इंडिया गेट बंद रखा जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि लोग नए वर्ष के पहले दिन इंडिया गेट आने से बचें। देखने में ये आ रहा है कि पिछले वर्षों में साल के पहले दिन इंडिया गेट व आसपास के इलाकों में भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे। करीब 1 लाख लोग इंडिया गेट व गुरुद्वारा बंगला साहिब समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंच गए थे। ऐसे में इंडिया गेट व आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जाम हो गया था। लोगों को कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ा था। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने नए वर्ष के पहले दिन के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की है। दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त विवेक किशोर ने बताया है कि नए वर्ष के पहले दिन सुबह 10 बजे के बाद इंडिया गेट पर वाहनों का आगमन जो है प्रतिबंधित रहेगा। 1 जनवरी 2022 को पैदल चलने वालों की जो है आवाजाही को देखते हुए वाहनों को 10 बजे के बाद सी हेक्सागन इंडिया गेट क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और निम्नलिखित स्थान से डाइवर्ट किया जाएगा। ये पॉइंट बिंदु है जिस पर लोग आवाजाही नहीं कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण की लहर एक बार फिर देश के सबसे बड़ी चिकित्सीय संस्थान एम्स तक पहुंच गई है। एम्स में पिछले 2 दिन में ही आधा दर्जन डॉक्टर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। अभी तक इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बृहस्पतिवार को एम्स प्रबंधन ने संक्रमित डॉक्टरों के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दी, लेकिन प्रबंधन ने रेजिडेंट डॉक्टरों को 1 महीने के लिए कार्यकाल जो है उनका जरूर बढ़ा दिया है। एम्स के डॉक्टरों से पता चला है कि बीते 2 दिन में संस्थान के 6 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। इनमें से 3 डॉक्टर मरीजों के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, जबकि अन्य के बारे में जानकारी नहीं है। सभी डॉक्टरों में संक्रमण के लक्षण जो हैं वो हल्के हैं, लेकिन एम्स प्रबंधन ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं साझा की है। जयप्रकाश नारायण ट्रामा सेंटर के एक डॉक्टर ने बताया कि संक्रमण का एक्सपोजर फिर से शुरू हुआ है। अस्पतालों में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का जोखिम भी बढ़ गया है। बीते 2 दिन में ही उनके यहाँ 5 से 6 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। एम्स प्रबंधन के अधिकारी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बारे में उन्हें नहीं पता है, लेकिन कोविड टास्क फोर्स ने यह तय किया है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें ड्यूटी पर आना है, जबकि लक्षण मिलने पर उक्त रोगी को 14 दिन के लिए अपने घरों में ही क्वारंटाइन रहना होगा। कोविड को देखते हुए एम्स प्रबंधन ने रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल है वो 1 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, 9 नंबर के। चेन्नई व अन्य शहरों में गुरुवार को हुई बारिश ने शहरवासियों के लिए एक बार फिर से मुसीबत पैदा कर दी है। यहां पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात भी बाधित हो गया है। तमिलनाडु के आपदा प्रबंधन मंत्री KKSSR रामचंद्रन ने बताया कि पानी में बिजली का करंट उतरने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। बारिश के चलते चेन्नई के अलावा कांचीपुरम, तिरुवनंतपुरम और चेंगलपट्टू में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है वहां पर लोग घरों में ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा लोगों के लिए राहत केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। बारिश के कारण शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न नजर आई। प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर पानी निकालने के लिए 145 पंप लगाए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई में गुरुवार को 198 जो है मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं ये बारिश आने वाले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना भी है। बिहार में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया बदल गई है। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए लंबित मुकदमों के मद्देनजर लंबी पुलिस भर्ती को साइडलाइन कर दिया है। इसके तहत अब जो नई भर्तियां की जाएंगी वे त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से होंगी। हालांकि इनका कार्यकाल भी थोड़ा अलग और संक्षिप्त होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक आदेश और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नई त्वरित भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर नौकरियां दी जाएंगी। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर ही बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त अधिकारियों और कार्मिकों की बहाली की जाएगी। यह फैसला पुलिस महकमे में मुकदमों के बढ़ते दबाव और जांच अनुसंधान के लिए पुलिसकर्मियों की कमी के मद्देनजर किया गया। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के खाली पदों पर सेवानिवृत्ति कर्मियों को दोबारा नियुक्ति दी जाएगी। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कांग्रेस ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात करे, सरकार से आंकड़े भी मांगे और 5 राज्यों में चुनाव कराने के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले। इसके लिए राजनीतिक दलों से बात करने का फायदा नहीं है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने लखनऊ में कहा था कि सभी राजनीतिक दलों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव कराने का समर्थन किया है। इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना की स्थिति के बारे में विवरण ना तो मोदी सरकार के पास है और ना ही
राजनीतिक दलों के पास। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है। सुरजेवाला ने यहां एक बयान में कहा कि एक दंतविहीन बाघ की तरह काम करने के बजाय निर्वाचन आयोग को मोदी सरकार से डेटा मांगना चाहिए। इसे सभी पार्टियों के साथ साझा करना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों, विषाणु विज्ञानियों से सलाह भी लेनी चाहिए और स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत निर्वाचन आयोग के है और कांग्रेस नेता ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि कोविड-19 को देशव्यापी डेटा, इसके प्रसार, दोगुना होने का समय, जीनोम अनुक्रमण के परिणाम और ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ टीके के प्रभाव से संबंधित आंकड़ा मोदी सरकार के पास है, ना कि राजनीतिक दलों के पास है। सुरजेवाला ने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग को पता है कि 47.95 करोड़ भारतीयों को अभी टीके की 59.40 करोड़ खुराक ही दी गई है। और उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों और 15 से 18 साल के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के लिए नई जोड़ी गई श्रेणियों में अतिरिक्त 25.70 करोड़ लोगों को 35.70 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन के आने के साथ ही हमें 95.10 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। सुरजेवाला ने क्या कहा कि निर्वाचन आयोग ने मोदी सरकार से भी कोविड-19 विशेष रूप से ओमिक्रॉन स्वरूप टीकाकरण योजना और समय सीमा तथा टीके के प्रभाव का डेटा साझा करने की सलाह दी है। हरियाणा ने राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के दी जाने वाली पूंजीगत व्यय की राशि बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए भी मांगे हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नाबार्ड 2.75% ब्याज दर पर कर्ज देता है। उसी तरह एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से भी ऋण मुहैया कराया जाएगा। राखी गढ़ी के लिए अलग बजट और एफपीओ की कर्ज सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री बजट बैठक में ये मांगे रखी। उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि कोरोना के बावजूद प्रदेश सरकार ने अपना वित्तीय प्रबंधन अच्छे से बनाए रखा। आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए अलग से रणनीति बनाई गई। 2.75% ब्याज दर के साथ कर्ज मिलने पर एनसीआर क्षेत्र में तेज गति से विकास हो सकेगा। जीएसटी के लिए हाइब्रिड मॉडल बनाए जाएंगे, जिसमें खपत के साथ साथ उत्पादन शेयर भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्यों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा स्कीम के माध्यम से ऋण मिल रहा है। इसमें ब्याज माफी योजना भी बनाई जाएगी। एफपीओ के लिए कर्ज सीमा फिलहाल 2 करोड़ रुपए है। इसे बढ़ाने से बड़ी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना लगाई जा सकेंगी। अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची लगातार जारी कर रही है। गुरुवार को पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की 6वीं सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। पार्टी को अब 21 प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। एडवोकेट अमरपाल सिंह को आपने श्री हरगोविंदपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। जीवन जोत कौर और अमृतसर पूर्व से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगी और सिद्धू वर्तमान में इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। हालांकि उनके पटियाला से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अमृतसर पश्चिम से डॉक्टर जसबीर सिंह को आपने टिकट दी है। अमलोह से गुरिंदर सिंह आपकी टिकट से चुनाव मैदान में होंगे। नरिंदर पाल सिंह सवना को फाजिल्का, प्रीतम पाल शर्मा को गितवाहा और सुखवीर मैसर को जो है खाना मोड़ की सीट मुहैया कराई गई है। आपने अपना प्रत्याशी बनाया है और आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की थी। इस सूची में 15 उम्मीदवारों को जगह मिली है। आपने श्री चमकौर साहिब विधानसभा सीट से डॉक्टर चरणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी सीट से विधायक है। अगर फिर इसी सीट से विधानसभा दिलचस्प होगा, आपने मंजू राणा को कपूरथला से प्रत्याशी घोषित किया है। फिरोजपुर शहर से रणवीर सिंह भुल्लर भी आपके उम्मीदवार बने हैं। (1857) की क्रांति में मारे गए सैनिकों के अवशेषों के शोध में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि सभी सैनिकों के सिर
में गोली मारी गई थी। मारे गए सैनिक जाबाज थे, जिनमें फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर की सेना के सैनिकों जैसा जोश था। इनकी हड्डियों व दांतों में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा अधिक मिली है। दांतों में हाइपोप्लेजिया बीमारी भी मिली है, जो तनाव से होती है। तनाव अधिक होता है तो दांतों पर लकीरें बन जाती हैं। यह तनाव इसको किशोरावस्था में रहा होगा। इन सभी तथ्यों का पंजाब यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के डॉक्टर JS सहरावत ने अपने शोध में खुलासा भी किया है। उन्होंने 282 सैनिकों के मिले 9500 दांतों में से 4500 दांतों की जांच की है। हड्डियों की भी जांच की गई है। इन सैनिकों के दांतों में ऐसे निशान नहीं मिले हैं जिनके जरिए ये कहा जा सकता है कि वे नॉन वेजिटेरियन थे। वेज और नॉन वेज खाने वाले लोगों के दांतों में दबाव का अंतर आ जाता है, यानी नॉन वेज खाते समय दबाव अधिक लगता है, जिससे दांत घिसते हैं और नुकीले होते हैं। यही नहीं, इन सैनिकों के सामने के 2 से 3 दांतों की परत भी उतरी हुई मिली है, जिससे साबित होता है कि यह बारूद व गोली की तार से टूटे हुए थे। शोध में इन सैनिकों के जोश की भी तुलना की गई है। उसके लिए नेपोलियन बोनापार्ट व हिटलर की नाजी सेना के मारे गए सिपाहियों के मिले अवशेषों पर हुए शोध से मिला, जिसमें यह साबित हुआ है कि इन सैनिकों में ताकत भी अपार थी। टीम इंडिया ने साल 2021 का अंत शानदार ढंग से किया है। विराट कोहली की टीम ने गुरुवार को सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों टीमों के बीच अब अगला मैच 3 जनवरी से खेला जाएगा, यानी टीम इंडिया साल 2022 की शुरुआत साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से करेगी। टीम इंडिया के लिए साल 2022 बेहद बिजी रहने वाला है। दूसरे टेस्ट के बाद कैपटाउन में सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। टेस्ट के मैच के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। सीरीज का पहला वनडे पार्ल में 19 जनवरी को खेला जाएगा। दूसरा वनडे भी पार्ल में 21 जनवरी को होगा, जिसके बाद तीसरा और अंतिम वनडे 23 जनवरी को कैपटाउन में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद टीम इंडिया फरवरी में वेस्ट इंडीज का सामना भी करेगी। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की मेजबानी करेगी। दोनों टीमों के बीच सीमित ओवरों की सीरीज होगी। वनडे सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद में 6 फरवरी को होगा। इसके बाद 9 फरवरी को रायपुर में दूसरा वनडे खेला जाएगा। तीसरा मैच कोलकाता में 12 फरवरी को होगा। वेस्ट इंडीज सीरीज के बाद टीम इंडिया की टक्कर श्रीलंका से होगी। श्रीलंकाई टीम भारत आएगी और वह टेस्ट और T20 सीरीज खेलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।